नमस्कार दोस्तों, आज हम लोक प्रशासन विषय के विकास के तीसरे चरण का अध्ययन करेंगे, जिसको कहा जाता है चुनौतियों का काल। इसने क्या चुनौतियां दी, क्या चुनौतियां प्रस्तुत की कि एक आत्मविश्वास से लबरेज विषय धराशायी होकर रह गया। 1950 तक आते आते ऐसा कहते हैं डाइकोटोमी डिफ्लेट हो गई, प्रिंसिपल्स पंक्चर हो गए। कैसे हुए? ऐसे कौन कौन से चिंतक थे, विचारक थे, जिन्होंने राजनीति प्रशासन द्विभाजन की जो बात शुरू हुई थी 1887 में, उसको समाप्ति की कगार पर पहुंचा दिया। और जिन सिद्धांतों के स्वर्णकाल में वैज्ञानिक, व्यापक और यूनिवर्सल सिद्धांतों की जो रचना, सार्वभौमिक सिद्धांतों की जो रचना प्रस्तुत की गई थी और व्यापक स्तर पर जिसको स्वीकार कर लिया गया था, वो पंक्चर हो गए। आज हम यही जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इसके सामने जो चैलेंजेस प्रस्तुत हुए लोक प्रशासन के स्वतंत्र विषय के रूप में, उनको इस तीसरे चरण में भयंकर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले अगर बात करें तो चुनौती प्रस्तुत की हर्बर्ट साइमन ने कहा कि आप जो प्रिंसिपल्स या सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, ये एम्बिग्यूअस हैं। एक जैसे बात करें कि स्पान ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण का क्षेत्र, कोई कहता है 4 लोगों पर प्रभावशाली तरीके से नियंत्रण रखा जाता है, दूसरा विचारक कहता है कि 15 लोगों पर भी नियंत्रण रखा जा सकता है। तो कौन से प्रिंसिपलों की बात कर रहे हैं आप? कोई चिंतक और विचारक और सिद्धांतकार कहता है कि यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए, यानी एक अधीनस्थ को एक ही उच्चाधिकारी द्वारा आदेश मिलना चाहिए। दूसरा व्यक्ति कहता है कि ऊपर जो बॉसेज हैं वो विशेषज्ञ होने चाहिए और अलग अलग, जैसे फ्रेडरिक विंसलो टेलर कहते हैं कि योजना से संबंधित जो डायरेक्शंस हैं वो दूसरे बॉस की तरफ से मिले, क्रियान्वयन से संबंधित दूसरे बॉस की तरफ से। तो उन्होंने कहा कि ये प्रिंसिपल्स नहीं, प्रोवर्ब्स हैं, मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, जिनको हमने सिद्धांतों के रूप में मान लिया है। ये औचित्यपूर्ण नहीं है और इन सिद्धांतों का कोई औचित्य नहीं। दूसरी चुनौती इससे प्रस्तुत की एल्टन मायो ने अपने जो हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट किए थे, उसमें सोशल इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर, कार्य वातावरण पर सामाजिक समूहों के प्रभाव की व्याख्या की। और उन्होंने कहा कि आपने जो सिद्धांत गढ़े हैं, ये सामाजिक व्यवहार के अध्ययन के बगैर गढ़े गए सिद्धांत हैं, जो व्यावहारिक दृष्टिकोण से उचित नहीं कहा जा सकता। हमने मानव व्यवहार की अभी तक स्टडी नहीं की है और ये स्टडी बहुत जरूरी है, ताकि व्यक्ति के व्यवहार पर जो एनवायरमेंटल इफेक्ट, सामाजिक प्रभाव, पर्यावरणीय प्रभाव पड़ते हैं, उनको हम सही तरीके से समझ सकें और कार्य वातावरण में उन अध्ययनों का हम उपयोग करके ज्यादा एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन कर सकें। तीसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज प्रस्तुत हुआ, वो प्रस्तुत किया चेस्टर बर्नार्ड ने एक पुस्तक लिखी, द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। उसमें उन्होंने कहा कि ऑथोरिटी क्या है? ऑथोरिटी शीर्ष पर निर्भर नहीं करती, ऑथोरिटी सबऑर्डिनेट पर निर्भर करती है, ऑथोरिटी एक्सेप्टेबिलिटी पे निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि आप जो सत्ता की बात कर रहे हैं, आदेश की बात कर रहे हैं, अगर अधीनस्थ आदेश स्वीकार नहीं करे तो उस आदेश का कोई औचित्य नहीं है। तो उन्होंने आदेश का जो सिद्धांत था उसकी धज्जियां उड़ा दी। चौथे जो प्रमुख चिंतक, विचारक या सिद्धांत व्यवहारिक अध्ययन करता थे, रॉबर्ट डॉल, उन्होंने कहा कि लोक प्रशासन को आपने एक वैज्ञानिक विषय के रूप में स्वीकार कर लिया है, आप सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, लेकिन 3 प्रमुख समस्याएं हैं। पहली है कि हमने ऐसे कोई वैल्यू नॉर्म्स, ऐसे मूल्य प्रतिमान ही नहीं गढ़े हैं जिनके आधार पे हम स्पष्ट रूप से व्यक्तियों के व्यवहार को निर्देशित कर सकें। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्तिगत व्यवहार की कोई स्टडी नहीं हुई है कि व्यक्ति विभिन्न पर्यावरणों में कैसे व्यवहार करता है, विभिन्न स्थितियों में वो कैसे कार्य करता है। तो
आप एक सिद्धांत की बात कर कैसे सकते हैं। तीसरा उन्होंने कहा कि आप बात कर रहे हैं सिद्धांतों के सार्वभौमिक रूप से लागू होने की, जिसमें ना संस्कृति की कोई बाउंड्री है, ना समाज की है, ना देश की है, ना वहां की आर्थिक स्थिति की है, लेकिन आपने कोई सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स, सामाजिक कारकों के अध्ययन किए बगैर, तुलनात्मक अध्ययन किए बगैर इन सिद्धांतों की रचना कर दी है, जिनको हर्बर्ट साइमन कहते हैं मुहावरे। ये भी सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स के माध्यम से यही बताने का प्रयास कर रहे हैं। पांचवें जो बड़े विचारक थे ड्वाइट वाल्डो, उन्होंने कहा कि इस दूसरे चरण में, जिसको सिद्धांतों का स्वर्णकाल कहा गया, उस चरण में जो हमने मूल्य गढ़े हैं वो बहुत ही नैरो है। जो हमारे मूलभूत लक्ष्य हैं वो बहुत ही संकुचित है। हमने केवल इकोनॉमी पे बात की है, हमने केवल एफिशिएंसी पे बात की है, हम केवल कार्य कुशल बनना चाहते हैं और मितव्ययी बनना चाहते हैं। ये कहां के प्रिंसिपल हुए। अगर जनहित की बात करें तो इफेक्टिवनेस की बात करनी होगी। दूसरी बात उन्होंने कहा कि ये जो आप बता रहे हैं कि अनचेंजिंग है प्रिंसिपल्स, ये कल्पना से परे है। आपने किस आधार पर कह दिया कि जो सिद्धांत अब तक हमने लिखे हैं किताबों में, जिनको छाप दिया गया है, चाहे विलोबी की बात करें, चाहे एल डी वाइट की बात करें, चाहे लूथर, गुलिक, उल्विक, हेनरी फेयोल, टेलर की बात करें, उन्होंने कहा किस आधार क्या है इन सिद्धांतों के सार्वभौमिक होने का। ये सिद्धांत अपरिवर्तित रहेंगे, इसका कोई आधार नहीं है। निराधार तरीके से आपने सिद्धांतों की रचना कर दी है। छठी चुनौती प्रस्तुत की FM मार्क्स, बड़े लोक प्रशासन के विचारक थे। उन्होंने इसी एजम्पशन पे ही सवाल उठा दिया कि डाइकोटोमी है, कि राजनीति और प्रशासन दो अलग विषय हैं। ये उन्होंने कहा, उन्होंने बताया कि पॉलिसी का जो निर्माण है वो आप कहते हैं राजनेता करते हैं, लेकिन बिना एडमिनिस्ट्रेटर्स के पॉलिसी का निर्माण नहीं हो सकता। दूसरी बात उन्होंने कहा कि पॉलिसी का जो एग्जीक्यूशन है वही व्यक्ति पॉलिसीज को प्रभावी तरीके से एग्जीक्यूट कर सकता है जिसको पॉलिटिक्स की समझ हो, जिसको राजनीति की समझ हो, जिनको जनता की विल्स की समझ हो, जनता की इच्छाओं की समझ हो, जनता की आकांक्षाओं की समझ हो। इसलिए राजनीति और प्रशासन के द्विभाजन की परिकल्पना एक झूठ है, एक अफवाह। सातवें जो प्रमुख विचारक थे रॉबर्ट मर्टन, उन्होंने कहा कि आपने जो रूल्स या प्रिंसिपल्स बनाए हैं ये मीन्स है, ये माध्यम है। किस चीज के? एक एंड है जनहित, यानी जनहित को प्राप्त करने के माध्यम है नियम, और आप इनको इस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हो कि ये नियम खुद ही साध्य बनकर सामने आ रहे हैं। इससे हमारा जो लक्ष्य है वो डिस्प्लेस हो गया, हम लक्ष्यों से भटक गए हैं। सिद्धांतों की बात करते करते हमने सिद्धांतों पर इस तरीके से फोकस कर लिया है कि संगठन का या सरकार का मूल दायित्व या मूल उसकी आकांक्षा या मूल लक्ष्य क्या है। तो एक तरह से रूल्स पे उन्होंने प्रहार करके और सिद्धांतों की जो बात थी, जिनको स्वर्णिम सिद्धांत कहा जाने लगा था, उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दी। अंतिम हमला जॉन गॉस ने किया। जॉन गॉस ने कहा कि थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स, यानी उन्होंने कहा कि ये राजनीति और प्रशासन का द्विभाजन की परिकल्पना मेरे समझ से बाहर है। ये खुद लोक प्रशासन के बड़े प्रख्यात विद्वान थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मैं राजनीति और प्रशासन के द्विभाजन की बात मेरे समझ से बाहर है, दोनों विषय एक ही हैं, इंटरचेंजेबल है। तो दोस्तों, इस जो तीसरा चरण था जिसने भयंकर चुनौती प्रस्तुत की लोक प्रशासन के विकास के काल में, एक समय जो लोक प्रशासन विषय जो एक अनुशासन के रूप में आत्मविश्वास प्राप्त कर चुका था, 1950 तक आते आते संपूर्ण रूप से धराशायी हो गया। जब हम परीक्षा की दृष्टि से बात करें तो इस चरण की अगर कोई आपको पूछा जाता है परीक्षा में
कि तृतीय चरण के बारे में सिद्धांतों पर जो चैलेंजेस प्रस्तुत किए गए या लोक प्रशासन के विषय के रूप में अस्तित्व पर जो संकट आया या जो चुनौतियां प्रस्तुत हुई, उनमें किसका क्या रोल है, उनके क्या विचार थे, क्या उनका मानना क्या था, बेसिक कहां से उन्होंने चुनौतियां प्रस्तुत की, उसके पीछे आधार क्या। तो इस तरीके से हम इन उदाहरणों के साथ, इन चिंतकों के उदाहरणों के साथ, इन चिंतकों ने क्या बात प्रस्तुत की, उसके पीछे उनका बेसिक पर्पज क्या था, ये चीजें अगर आप लिखते हैं तो उत्तर ज्यादा प्रभावी बनता है। दोस्तों, इन जो चिंतकों के बारे में व्यापक अध्ययन हम आगे भी करेंगे, लेकिन अगर एक काल विशेष के रूप में अगर आपको कोई उत्तर लेखन, वर्णनात्मक उत्तर लिखना पड़ता है तो विभिन्न इन चिंतकों का उल्लेख करना अत्यंत आवश्यक है। आज के एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।